नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11th राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 5 विधायिका पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। मुख्य बिंदु 1985 में संविधान का 52वां संशोधन किया गया। इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। इसे बाद में 91 संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित किया गया। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है। प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार न बना सके अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे तो लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता हो। हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल कहते हैं। भारतीय संसद में 2 सदन हैं। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है, उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। विधेयिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, तो इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। अभ्यास प्रश्नावली प्रश्न नंबर 1। आलोक मानता है कि किसी देश को कारगर सरकार की जरूरत होती है जो जनता की भलाई करे। अतः यदि हम सीधे सीधे अपना प्रधानमंत्री और मंत्रीगण चुन लें और शासन का काम उन पर छोड़ दें तो उसे हमें विधायिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताएं। उत्तर: वर्तमान समय में आधुनिक व कल्याणकारी राज्यों में विधान पालिका के गठन के बिना सीधे जनता के द्वारा प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल का चुनाव असंभव है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में भी राज्यों के आकार बड़े होने के कारण यह संभव नहीं हो है कि राष्ट्रपति व मंत्रियों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाए। प्राचीन काल में राजतंत्र में भी प्रजा को विभिन्न विषयों पर परामर्श करने के लिए एक सभा अथवा समिति हुआ करती थी। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि पहले एक सभा का गठन किया जाए जिस पर विभिन्न विषयों पर चर्चा हो, बहस हो व मतदान हो तथा निर्णय लिए जा सके। प्रजातंत्री सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें चर्चा, वाद विवाद, विचार विमर्श अति आवश्यक है, जो केवल संसद में ही संभव है। संसद में ही कानून बनने के लिए चर्चा होती है, उसके सभी पक्षों का अध्ययन होता है, बजट पास किया जाता है, मंत्रियों व सरकार के सदस्यों के प्रश्न पूछे जाते हैं, वह आलोचना की जाती है, संविधान में संशोधन किए जाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि सरकार के तीनों अंगों का अपना अपना महत्व है, वह संसद के बिना सरकार का कार्य नामुमकिन है। प्रश्न नंबर 2। किसी कक्षा में सदनीय प्रणाली के गुणों पर बहस चल रही थी। चर्चा में निम्नलिखित बातें उभरकर सामने आई। इन तर्कों को पढ़िए और इनसे अपनी सहमति असहमति के कारण बताइए। क नेहा ने कहा कि सदनीय प्रणाली से कोई उद्देश्य नहीं सकता। उत्तर: नेहा की बातों से सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि दूसरे सदन से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। कोई भी दूसरा सदन कमजोर सदन हो सकता है कि किसी क्षेत्र में उसकी शक्तियां कम हो सकती हैं, परंतु कोई भी दूसरा सदन
निरर्थक नहीं हो सकता। भारत की राज्यसभा कुछ क्षेत्र में विशेष शक्तियां रखती है। ब्रिटेन की लॉर्ड सदन गरिमा व परंपरा का प्रतीक है। अमेरिका की सीनेट अनेक क्षेत्रों में निचले सदन अर्थात प्रतिनिधि सदन से भी अधिक शक्तिशाली है। सामान्य रूप से उत्तरी सदन के निम्न लाभ हैं। नंबर 1, ऊपरी सदन निचले सदन की मनमानी का नियंत्रित करता है। नंबर 2, निचले सदन द्वारा पारित बिलों को दोबारा विचार विमर्श का अवसर प्रदान करता है। नंबर 3, जनमत निर्माण में सहायक होता है। नंबर 4, संघीय प्रणाली में दूसरा सदन आवश्यक है। नंबर 5, विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। ख, समा का तर्क था कि राज्यसभा में विशेषज्ञों का मनोनयन होना चाहिए। उत्तर, समा का कहना है कि इस सदन में योग्य व्यक्तियों की प्रतिनिधित्व होना चाहिए व अधिकांश राज्यों में परिषद में योग्य व अनुभवी व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ब्रिटेन की लॉर्ड सदन में खास वर्ग व पृष्ठभूमि के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसी प्रकार से भारत व अमेरिका में भी अनुभवी व योग्य व विशेष योग्यता के सदस्यों को सदनों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ग, त्रिदेव ने कहा कि यदि कोई देश संघीय नहीं है तो फिर दूसरे सदन की जरूरत नहीं रह जाती। उत्तर, त्रिदेव का कहना सही है कि जिन राज्यों में संघीय प्रणाली नहीं है वहाँ द्विसंधीय विधान पालिका की आवश्यकता नहीं है, परंतु दूसरा सदन होने से कुछ न कुछ अवश्य ही उपयोगी होती है। प्रश्न नंबर 3, लोकसभा कार्यपालिका और राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से निर्णय में रख सकती है। उत्तर, लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदन के सदस्य हैं। वह सरकार की जिम्मेवारी दोनों सदनों के प्रति है, परंतु लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा इन क्षेत्र में कमजोर है। निम्न कारणों से लोकसभा का कार्यपालिका पर अधिक प्रभावी नियंत्रण होता है। नंबर 1, सरकार से विभिन्न तरीकों से प्रश्न पूछना, आलोचना करना, काम रोको प्रस्ताव करना व बहिष्कार करना दोनों सदनों का आविष्कार है, परंतु सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। नंबर 2, सरकार की स्थिरता उसके लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करती है, न कि राज्यसभा में। नंबर 3, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है जबकि राज्यसभा का गठन अप्रत्यक्ष चुनाव से किया जा सकता है, अतः लोकसभा अधिक लोकप्रिय है। नंबर 4, धन बिल पहले केवल लोकसभा में प्रवेश कराया जाता है, न कि राज्यसभा में। नंबर 5, जब मतभेद की परिस्थिति में लोकसभा व राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उनकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, वह लोकसभा का दृष्टिकोण माना जाता है। प्रश्न नंबर 4, लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इससे सहमत हैं? कारण बताएं। उत्तर, यह कथन काफ़ी हद तक सही है कि लिंग सभा जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है, क्योंकि लोकसभा 543 चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन है जो 11 अरब से अधिक भारतीय जनता के इच्छा हित भावनाएं व अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु इस कार्य को करने के लिए लोकसभा के सदस्यों का सरकार पर नियंत्रण करना भी अत्यंत आवश्यक है। सरकार की मनमानी पर नियंत्रण करना, जनता के हितों, इच्छाओं व आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचना भी जनहित को पूरा करने के लिए आवश्यक है तथा सदन का कार्य जनता के हितों की रक्षा करता होता है। प्रश्न नंबर 5, नीचे संसद को ज़्यादा कारगर बनाने के कुछ प्रस्ताव लिखे जा रहे हैं। इनमें से प्रत्येक के साथ अपनी सहमति या असहमति का उल्लेख करें। यह भी बताएं कि इन सुझावों को मानने के क्या प्रभाव होंगे। क, संसद को अपेक्षाकृत ज़्यादा समय तक काम करना चाहिए। उत्तर, यह विचार सही है कि वर्तमान में अगर संसद के कार्य करने के समय को देखा जाए तो निश्चित रूप से यह समय आवश्यकता से कम है, क्योंकि संसद का काफ़ी समय व्यर्थ के विषयों में नष्ट होता है। अतः संसद की प्रभावविकता को बढ़ाने के लिए एक अधिक विषयों का उपयोगीपूर्ण तरीके से निपटारा करने के लिए संसद को अपने कार्य करने का वास्तविक समय बढ़ाना चाहिए। यह जनहित में भी
वह संसद की दक्षता को बढ़ाने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। ख संसद के सदस्यों की सदन में मौजूदगी अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। उत्तर, यह कथन भी सही है कि संसद में सदस्यों की उपस्थिति सदन में आवश्यकता से काफ़ी कम पाई जाती है। अधिकांश सदस्य सदन से पुनर्वस्थित रहते हैं, जिनसे सदन में बिली पर व महत्वपूर्ण विषयों पर उपयोगी व आवश्यक विचार विमर्श व चर्चा नहीं हो पाती है। अतः यह सुझाव तुरंत प्रभाव से स्वीकार करने योग्य है कि संसद में एक ऐसी आंतरिक व्यवस्था की जानी चाहिए कि संसद में अधिक से अधिक उपस्थिति को निश्चित किया जाए व बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थिति रहने वाले सदस्य को दंडित किया जाए। ग अध्यक्ष को यह अधिकार होना चाहिए कि सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा करने पर सदस्य को दंडित कर सके। उत्तर, संसदीय प्रणाली की कार्यविधि में संसद के अध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद है। अध्यक्ष के पास सदन की कार्रवाई को चलाने के लिए विभिन्न नियम होते हैं, जिसके आधार पर वह विभिन्न विषयों पर निर्णय लेता है। सदन की कार्रवाई में बाधा डालने वाले सदस्यों को भी वह नियम व परंपरा के आधार पर दंड दे सकता है। अध्यक्ष को निश्चित रूप से इन कार्य के लिए कुछ विवेकीय अधिकार होने चाहिए। प्रश्न नंबर 6, आरिफ यह जानना चाहता था कि अगर मंत्री की अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करते हैं और बहुसंख्यक दल अक्सर सरकारी विधेयक को पारित कर देता है, तो फिर कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद की भूमिका क्या है? आप आरिफ को क्या उत्तर देंगे? उत्तर, आरिफ का मानना है कि संसदीय प्रणाली में अधिकांश बिल सरकारी बिल होते हैं, जिन्हें मंत्री ही तैयार करते हैं और मंत्री ही उनको पेश करते हैं, और क्योंकि सदन में सरकार उस दल की होती है जिस दल का सदन में बहुमत होता है, इस स्थिति में व्यवहारिक से यह स्थिति बनती है कि संसद को केवल उस बिलों स्टैंप लगाने वाली संस्था बन गई है जिस बिलों को मंत्री पेश करती है, परंतु सरकार बनाने के बाद सदन कार्यपालिका और विधान पालिका में बढ़ जाता है। विधान पालिका के सदस्यों का दायित्व तो यह होता है कि वह संसद में जनहित को ध्यान में रखकर सरकार को निर्णयों का समर्थन करे या विरोध करे, भले ही वे किसी भी दल के हों। कार्यपालिका पूरे सदन के प्रति जिम्मेदार होता है। सरकारी दल के सदस्य व विरोधी दल के सदस्य सभी विधान पालिका के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका में मंत्री व प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। शासक दल के सदस्य सरकार की हर सही व गलत बात का समर्थन करेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि उनकी भी संसद है सदस्यों के रूप में अपनी भूमिका होती है। प्रश्न नंबर 7, आप निम्नलिखित में से किस कथन से सबसे ज़्यादा सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण दें। क, सांसद विधायकों को अपनी पसंद की पार्टी में शामिल होने की छूट होनी चाहिए। ख, दल बदल विरोधी कानून के कारण पार्टी के नेता का दबदबा पार्टी के सांसद विधायकों पर बढ़ा है। ग, दल बदल हमेशा स्वार्थ के लिए होता है और इस कारण जो विधायक सांसद दूसरे दल में शामिल होना चाहता है उसे आगामी 2 वर्षों के लिए मंत्री पद के आयोग करार कर दिया जाना चाहिए। उत्तर, हम तीसरे कथन से सबसे अधिक सहमत हैं कि दल बदल अधिकांश सभी राजनीतिक दलों में स्वार्थ पर आधारित किया गया है कार्य है। ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जहां सिद्धांत में मतभेद के कारण दल बदल हुआ हो। भारत में दल बदल को नियंत्रण करने के लिए की प्रयास किए गए। दूसरा संविधान इस दिशा में एक प्रभावकारी कदम था, परंतु इससे भी दल बदल घटा नहीं बल्कि इससे और अधिक बढ़ा। अतः यह सुझाव सही है कि दल बदल को रोकने के लिए कोई सख्त दंड आवश्यक रूप से निश्चय किया जाना चाहिए, जो यह भी हो सकता है कि दल बदल करने वाले सदस्यों को मंत्री व अन्य किसी महत्वपूर्ण लाभ के पद से निश्चित समय के लिए वंचित क्रम देना चाहिए, ताकि दंड के भय से इस दल बदल की प्रवृत्ति पर नियंत्रण किया जा सके। प्रश्न नंबर 8, डॉली और सुधा में इस बात पर चर्चा चल रही थी कि मौजूदा वक्त में संसद कितनी कारीगर और प्रभावकारी है। डॉली का मानना था कि भारतीय संसद के कामकाज में गिरावट आई है। यह गिरावट एकदम साफ दिखती है क्योंकि अब बहस
मुबाहिसे पर समय कम खर्च होता है और सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने अथवा वॉकआउट बहिर्गमन करने में ज़्यादा सुधा का तर्क था कि लोकसभा में अलग अलग सरकारों ने मुंह की खाई है, धाराशाही हुई है। आप सुधा या डॉली के तर्क के पक्ष या आप विपक्ष में और कौन सा तर्क देंगे? उत्तर: डॉली का कथन सही है कि सदन का बहुमूल्य समर्थ व्यर्थ ही बहस व गतिविधियों में नष्ट हो जाता है तथा उपयोगी कार्यक्रम कम हो पाते हैं। संसद के वातावरण व कार्यविधि में गिरावट आई है, जिससे संसद की गरिमा को भी धक्का लगा है। आए दिन संसद में गैर संसदीय भाषा का प्रयोग होता रहता है। शोर शराबे में कोई किसी की नहीं सुनता। सदन के अध्यक्ष प्राय असहाय दिखाई देते हैं। छोटी छोटी बातें पे चप्पलें भी चलती हैं। कई राज्यों में हिंसात्मक घटनाएं भी होती रहती हैं। इस सब के होते संसद का प्रभाव व गरिमा में गिरावट आई है, जो कि एक गंभीर विषय है। सुधा का कथन भी सही है कि बार बार सरकारें गिरती हैं, अर्थात जिस सरकार की संसद में बहुमत सम्मान हो जाती है तो वह सरकार गिर जाती है, परंतु यह भी कोई अच्छा लक्षण नहीं है। यह भी संसद की गिरती गरिमा व प्रभावीता का ही परिचायक है। प्रश्न नंबर 9, किसी विधेयक को कानून बनने के क्रम में जिन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है उन्हें क्रमवार सजाएं। क, किसी विधेयक पर चर्चा के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। ख, विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। बताएं कि वह अगर इस पर हस्ताक्षर नहीं करती है तो क्या होता है। ग, विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है और वहां इसे पारित कर दिया जाता है। घ, विधेयक का प्रस्ताव जिस सदन में हुआ है उसमें यह विधेयक पारित होता है। विधेयक की हर धारा को पढ़ा जाता है और प्रत्येक धारा का मतदान होता है। च, विधेयक उप समिति के पास भेजा जाता है। समिति उसमें कुछ फेरबदल करती है और चर्चा के लिए सदन में भेज देती है। छ, संबंध मंत्री विधेयक की जरूरत के बारे में प्रस्ताव करता है। ज, विधि मंत्रालय का कानून विभाग विधेयक तैयार करता है। उत्तर: किसी विधेयक को कानून बनने के क्रम में जिन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है वह निम्न है। छ, संबंध मंत्री विधेयक की जरूरत के बारे में प्रस्ताव करता है। ज, विधि मंत्रालय का कानून विभाग विधेयक तैयार करता है। क, किसी विधेयक पर चर्चा के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। छ, विधेयक उस समिति के पास भेजा जाता है। समिति उसमें कुछ फेरबदल करती है और चर्चा के लिए सदन में भेज देती है। विधेयक की हर धारा को पढ़ा जाता है और प्रत्येक धारा का मतदान होता है। घ, विधेयक का प्रस्ताव जिस सदन में हुआ है उसमें यह विधेयक पारित होता है। ग, विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है और वहां इसे पारित कर दिया जाता है। ख, विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। बताएं कि वह अगर इस पर हस्ताक्षर नहीं करती है तो क्या होता है। अतिरिक्त प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, विधायिका से आप क्या समझते हैं। उत्तर: विधायिका सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी एक कार्य है। पहले सरकार की सभी शक्तियां एक ही हाथों में सीमित होती है, परंतु आज तीनों सरकार की शक्तियां अलग अलग संस्थाओं में है। सदन को इनकी बहस बहिर्गमन, विरोध प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवन बनाए रखते हैं। यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द्विसदनात्मक विधायिका से आप क्या समझते हैं। उत्तर: जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारत संसद में एक सदन को राज्यसभा तथा दूसरे को विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। अब केवल 5 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका है। बड़े देश प्राय द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका
चाहते हैं ताकि नंबर 1 वह अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। नंबर 2 संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनः विचार हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 द्विसदनात्मक विधायिका के 5 राज्यों के नाम बताइए। उत्तर द्विसदनात्मक विधायिका के 5 राज्यों के नाम। नंबर 1 जम्मू और कश्मीर, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 महाराष्ट्र, नंबर 5 कर्नाटक। प्रश्न नंबर 4 संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है। उत्तर हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल कहते हैं। भारतीय संसद में 2 सदन हैं। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद में एक सदन को राज्यसभा तथा दूसरे को लोकसभा कहते हैं। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। अब केवल 5 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका हैं। विधायिकाओं से परिपूर्ण बड़े देश प्राय द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनः विचार हो जाता है। एक सदन द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब यह कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार करते हैं। इससे हर मुद्दे को 2 बार जानने का मौका मिलता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनः विचार संभव हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 विधायिका के क्या कार्य हैं। उत्तर विधायिका के कामकाज संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्राय कानूनों को लेकर स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है। विधेयक का उद्देश्य और संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जाता। संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं। प्रश्न नंबर 6 संसद की क्या कार्य हैं, उसका वर्णन कीजिए। उत्तर कानून बनाने के अतिरिक्त संसद के अनेक कार्य हैं जो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने तथा जनता के प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। नंबर 2 वित्तीय कार्य सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं। इन कामों पर धन खर्च होता है। प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है, लेकिन लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। यदि भारत सरकार कोई नया कर प्रस्ताव लाए तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। संसद की वित्तीय शक्तियाँ उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का वितरण संसद को देना पड़ता है। संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार न तो गलत खर्च करे और न ही ज़्यादा खर्च करे। संसद यह सब बजट और वार्षिक वित्तीय बजट के माध्यम से करती है। नंबर 3 प्रतिनिधित्व कार्य संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक और धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 4 बहस का मंच संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। यह विचार
विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। नंबर 4, संवैधानिक कार्य। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां एक समान है। प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। नंबर 5, निर्वाचन संबंधित कार्य। संसद चुनाव संबंधित भी कुछ कार्य करती है। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। नंबर 6, न्यायिक कार्य। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्तावों पर विचार करने के कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। नंबर 7, विधायी कामकाज। संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्राय कानूनों को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है। विधेयक का उद्देश्य और संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। प्रश्न नंबर 7, लोकसभा की शक्तियां और राज्यसभा की शक्तियों में तुलना कीजिए। उत्तर, लोकसभा की शक्तियों और राज्यसभा की शक्तियों में तुलना। लोकसभा की शक्तियां। नंबर 1, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। नंबर 2, कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों स्वीकृति देती है। नंबर 3, पूरक प्रश्न पूछकर प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। नंबर 4, संविधान में संशोधन करती है। नंबर 5, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। नंबर 6, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। नंबर 7, समिति और आयोगों का गठन करती है और उसके प्रतिवेदनों पर विचार करती है। राज्यसभा की शक्तियाँ। नंबर 1, सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। नंबर 2, संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। नंबर 3, प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। नंबर 4, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लिया जा सकता है। नंबर 7, यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। प्रश्न नंबर 8, राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य राज्यों के हितों शक्तियों का संरक्षण करना है। इसलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय जिस पर केवल राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है को राष्ट्रहित में संगीन सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहते तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। इस प्रावधान में राज्यसभा की शक्ति बढ़ती है। प्रश्न नंबर 9, संसद कानून कैसे बनाती है। उत्तर, संसद का प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून बनाने की विधियों में से कुछ का उल्लेख संविधान से किया गया है, लेकिन कानून बनाने की कुछ विधियां कालक्रम में लगातार पालन किए जाने के कारण स्वीकार कर ली गई है। कानून बनने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जो निम्न प्रकार हैं। जनता की इच्छा को विधेयक के पास विधेयक समिति के पास भेजाता है या उस पर सदन कम खर्च होती है। समिति रिपोर्ट देती है। सदन इस रिपोर्ट को
स्वीकार या अस्वीकार करता है। सदन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा की जाती है। विधेयक या तो पारित होता है या रद्द हो जाता है, दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन या तो इसे मंजूरी देता है या इस पर सुझाव भेजता है। जरूरत पड़ने पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देता है या उसे पुनः विचार के लिए लौटा देता है। विधेयक कानून बन जाता है। प्रश्न नंबर 10, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, विधेयक 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सरकारी विधेयक। नंबर 2, निजी संसदों के विधेयक। नंबर 3, वित्त विधेयक। नंबर 4, गैर वित्त विधेयक। नंबर 1, सामान्य विधेयक। नंबर 2, विधायक संशोधन विधेयक। प्रश्न नंबर 11, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है? संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है? उत्तर, जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा को बहुमत हासिल होता है उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है, जिनमें मंत्रिमंडल को कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा। जब संसद सक्रिय और सचेत होगी तभी वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगी। संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सांसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता हो। उदाहरण के लिए विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। प्रश्न नंबर 12, संसदीय नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं? उत्तर, संसदीय नियंत्रण के साधन निम्नलिखित है। नंबर 1, बहस और चर्चा। नंबर 2, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। नंबर 3, वित्तीय नियंत्रण। नंबर 4, अविश्वास प्रस्ताव। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।